बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, हम आज 2014 के सेकंड पेपर के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको किस तरह से शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके और आप जल्दी से जो है वो करेक्ट आंसर जो है फाइंड कर सकें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 2014 के सेकंड पेपर का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इज़। अब देखें, सिंपल H2 यानी अगर इसका 1 मोल हो, हमें इस चीज़ का पता है ना कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP 22.414 dm³ ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो इसके 1 मोल किसके बराबर होंगे? हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम्स के बराबर होंगे ना। तो 2 ग्राम्स जो है वो 22.414 ऑक्युपाई करेगा, तो 1 जो है वो हाफ ऑक्युपाई करेगा उसका। ठीक है, तो 22.414 का हाफ होता है 11.2 dm³। तो इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं, सिंपल यानी लॉजिक से आप इसका फाइंड कर सकते थे आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये जो है ना, इनके टॉपिक्स जो है वो आपकी बुक से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, a real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if। अब आपने देखा होगा कि आपको पता है कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन की इक्वेशन है PeV = nRT। ठीक है, इसको van der Waal ने जो है रियल गैस के लिए लिखा था, जिसमें उसने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन किया था। प्रेशर करेक्शन में क्या था? P + AN²/V² था। ठीक है, और वॉल्यूम करेक्शन में हमारे पास क्या था? V - NB था = nRT। ठीक है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि A और B की वैल्यू क्या होगी कि ये जो है हमारे पास रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की इक्वेशन के बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा होल फैक्टर हमें जो है वो जो है ज़ीरो करना है ना। ठीक है, होल फैक्टर और ज़्यादा ज़ीरो कैसे होगा, स्मॉल कैसे होगा? जितना A और B की वैल्यू स्मॉल होती जाएंगी, ये पूरा होल फैक्टर कम होता जाएगा और फिर ये बिल्कुल जो है रियल गैस की इक्वेशन आइडियल गैस की इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बोथ A एंड B आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जब A एंड B स्मॉल होंगे तो फिर क्या होगा कि van der Waals इक्वेशन जो है वो रिजेंबल करेगी आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ammonia shows the maximum boiling point among the hydrides of 5th A group elements due to। अब देखें, अमोनिया जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये जो है वो ख़ास तौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से। तो जिसकी वजह से ये बाकी अपने ग्रुप के मेम्बर्स से जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी मेंबर्स तो नहीं शो करे, ग्रुप के बाकी मेंबर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ड्राई आइस फॉर्म्स दी क्रिस्टल्स। किस किस्म की क्रिस्टल्स बनाएंगी? अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो जब हम उसको सॉलिड में लेके जाएंगे, मीन्स कि वो ड्राई आइस में जाएगा, तो वो किस किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? आयनिक क्रिस्टल्स तो बना नहीं सकते क्योंकि CO2 आयंस की फॉर्म में तो नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टल्स ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय सर्टेन सोर्स इज 2 × 10⁶ पर मीटर। ठीक है, ये वेव नंबर दिया हुआ है, तो वेव लेंथ फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली बात है एकदम से हमने इसका रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि वेव नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 2 × 10⁶ पर मीटर। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेव लेंथ होती है वो 1/वेव वेव नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, 1/वेव वेव नंबर के इक्वल होता है, और 1/2 को अगर आप सॉल्व करें तो 0.5 आंसर आ जाएगा, और 10⁶ को ऊपर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के 5 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁶।
तो ये ओवरऑल 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पर मीटर है ना यहाँ पे, पर मीटर, तो ये ऊपर जाके मीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास 5 × 10⁻⁻7। अब देखें स्टूडेंट्स, अब कोई स्टूडेंट गलती से यहाँ पे अगर डी पे ऑप्शन पे लगा दे कि 5 × 10⁻7 मीटर, तो 7 मीटर नहीं है, 10⁻⁻7 है। तो अब -7 में तो ये वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है हमें कुछ और देखना पड़ेगा, हमें नैनोमीटर्स में जाके देखना पड़ेगा। 500 मीटर भी आंसर नहीं है, 5 × 10⁻7 भी आंसर नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा नैनोमीटर यूनिट्स में क्या इसका आंसर आता है। तो अगर हम नैनोमीटर, नैनो आपको पता है ना 10⁻⁹ को कहते हैं, ठीक है। तो -9 करने के लिए इसका मतलब है -7 को -9 में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब है आपको -2 चाहिए, ठीक है। तो जो हम काम खुद करते हैं ना, जैसे अगर ये है 5 × 10⁻⁻7 है ना, ठीक है, तो हम खुद से क्या करेंगे 10⁻⁻2 और 10⁻+2, ठीक है। यानी जो काम हम खुद कर रहे हैं वो हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, +2 भी और -2 भी। मीन्स कि इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट बात अगर समझ नहीं आती तो वो हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं कि देखें हमें 2 ज़ीरोज़ चाहिए ना, तो 2 ज़ीरोज़ की वजह से हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो 100 है ना, उसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। मल्टीप्लाई बाकी जो है आपके पास 10⁻⁻7 आपके पास नज़र आ रहा है, और ये जो नीचे है ना 100, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। टोटल यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर बन जाएगा, और 10⁻⁹ जो है वो नैनो के बराबर होता है, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। देन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वही बात है कि ग्राउंड स्टेट तो अब कोई भी हो सकती है। ऊपर से हाई एनर्जी लेवल से अगर लाइमन सीरीज़ देखें तो ग्राउंड स्टेट 1 बन जाएगी, बाल्मर सीरीज़ देखें तो ग्राउंड स्टेट 2 बन जाएगी। तो इट मीन्स ये है कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर न्यूक्लियस के करीब आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट मीन्स कि वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ गया, ठीक है। तो इन द न्यूक्लियस तो नहीं होती ग्राउंड स्टेट, इन द सेकेंड शेल भी नहीं होती, फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस जो भी पोजीशन होगी वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन मीथेन मॉलिक्यूल कार्बन एटम अंडरगोज। तो ये तो बहुत आसान है, ये आपने कितनी दफ़ा किया हुआ है कि CH4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, तो वो आपको अब कोई और मॉलिक्यूल चेंज करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। मीथेन की आपको पूछ लिया, किसी और का पूछ लें, तो उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये CH4 है ना, ठीक है, यानी 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, ठीक है। तो आपका जो तरीका है फाइंड आउट करने का वो है सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 4 हैं, और लॉन पेयर्स कितने हैं। सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है क्योंकि 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वो 4 के 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। लॉन पेयर 0 है, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो ये ऐड करके हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? ये बेसिकली आ गई है हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। यानी कितने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स चाहिए मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए? तो 4 चाहिए। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स कैसे आते हैं? जब 1s और 3 p's मिलते हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनते हैं, ठीक है। यानी sp3 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 एंड sp3, ठीक हो गया। इसी तरह अगर किसी का आंसर आपका सराउंडिंग एटम एंड लॉन पेयर का 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आपको 3 चाहिए, तो एक s और 2 p's मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि उसमें उस मॉलिक्यूल में जिसका हाइब्रिड ऑर्बिटॉल का आंसर 3 आ रहा है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, और उसमें 3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको मीन्स के कैलकुलेट करना भी आ गया है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है C, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द चेंज इन द हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी,
ठीक है, एंथैल्पी चेंज कहते हैं, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी नहीं कह सकते। इंटरनल एनर्जी भी हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इंटरनल सिस्टम की, उसको कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी नहीं कह सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है डेफिनेशन एंथैल्पी चेंज की लिखी हुई है, द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हेसेस लॉ एट कॉन्स्टेंट हीट समेशन, ठीक है, वो क्या है, सम ऑफ एंथैल्पीज इन अ साइकिल इज जीरो, ठीक है, साइकिल में जीरो होगा, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज, तो ये यहाँ पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है और इससे कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वाले जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने जो प्रिपरेशन कर ली है, जो आपको पेपर सेंड किए हैं, तो उसमें भी आपने बार बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला किया है क्वेश्चन। ये दो तरीके से आता है, या तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी होगी, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या सॉल्युबिलिटी दी हुई है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलें इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले है कि आपने इसका AgCl का जो है ना वो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, सिल्वर आइंस प्लस क्लोराइड आइंस, ठीक है। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन लिख लें कि KSP का एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, यानी सिल्वर आइंस और क्लोराइड आइंस के प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आइंस, ठीक है, इन अ सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हमें KSP दी हुई है, कितनी दी हुई थी, 2 × 10⁻⁻10, और ये हमें फाइंड करनी थी। तो ये अब ऑब्वियसली बात है, हमें सिल्वर आइंस की फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन, तो वो हमें नहीं पता, उसको हम X लिखेंगे, और चूँकि X इसके 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, बराबर है कंसंट्रेशन इनकी। तो इसका मतलब है कि अगर सिल्वर आइंस X बन रहे हैं तो क्लोराइड आइंस भी X ही बन रहे होंगे, ठीक है। तो X से हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसको हम अगर x स्क्वायर कर दें तो 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो अब हम इसका x स्क्वायर जो है वो ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू, यानी अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप इसको कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.41 × 10⁻⁵, ठीक है, यानी मोल्स पर DM³, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ रही है सिल्वर आइंस की। तो देख लें इसका 1.41, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दें, ठीक है। तो अब आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। ये मेरे ख्याल में पिछले पेपर में भी पूछा हुआ था, 2014 के फर्स्ट पेपर में भी रिलेटिव लोअरिंग का आया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो अब हम मोल फ्रैक्शन जो है वो लगाएं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स की जो है वो अमाउंट को बहुत ज़्यादा स्मॉल कंसिडर करते हैं और उसको ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का लगाएं फॉर्मूला, तो क्या होगा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 1 लिखना था, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास अरेंज करके क्या आ जाएगा, अरेंज करके हमारे पास आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय W1 जो है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है, और M2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब देखें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम्स वाटर है, ठीक है, 18 ग्राम्स ग्लूकोज है और 90 ग्राम्स जो है वो वाटर है, ठीक है। अब वाटर का मास ऊपर लगाएं, 18 है, और जो है वो ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या निकल रहा है, तो अब हम इसका जो है वो सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02
ठीक है। और अब हम इसका जो है वो पॉइंट ख़त्म अगर करें तो वो 100 आ जाएगा, और 2/100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो 1/50 आंसर आ जाता है, ठीक है, सिंप्लीफाई रेशो में, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 150 तो आंसर है ही नहीं, 1/151 है, ठीक है। तो वैसे तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, सी जो है 1/51 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल 50 और 51 करीब है ना, तो यही वाला आपने आंसर लगाना है। लेकिन अगर इसका एक और तरीका है कि जिससे आप प्रॉपरली मोल फ्रैक्शन ऑफ दी ग्लूकोज फाइंड आउट करें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे कि हमें पता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इसका ये आप प्रॉपर फाइंड आउट करें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पे अलग से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करें। ग्लूकोज के ये 18 ग्राम ग्लूकोज था और वो 180 में था और उसके 0.1 मोल्स थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0.1 मोल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी पहले वाटर के फाइंड आउट करें मोल्स, ठीक है। वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कितने हैं, वाटर का 90 ग्राम मास था और 18 ग्राम्स जो है उसका मोलर मास है, और 5 मोल्स आ जाते हैं तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5.1, ठीक है। तो इसका पॉइंट अगर हम ख़त्म कर दें तो 1/51 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका वो आंसर भी आ जाता है, ठीक है। देन ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl विच रिएक्शंस अकर्स एट एनोड। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो टॉपिक है आपकी बुक में से निकाल दिया है। वैसे इसका जो है क्लोराइड आइंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ये आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद रिड्यूस होगा ना, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ द रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। अब जब देखें स्टार्ट में आप रिएक्टेंट लेते हैं, कंटेनर में डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस वक्त देखें रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होती, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो गई है, तो जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ये देखिए हमने इतनी डिटेल से आराम से सॉल्व किए, तो भी 17 जो है मिनट्स में हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 25 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।